हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज एक्सप्लेनर सेशन। आज हम हिस्ट्री सिलेबस के एक सबसे फैसिनेटिंग और इम्पॉर्टेंट चैप्टर को ब्रेक डाउन करने वाले हैं, द 1857 रिवोल्ट, रेबल्स एंड द राज। देखिए, बोर्ड एग्जाम्स की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। हम एकदम आराम से स्टेप बाय स्टेप इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। सेशन शुरू करने से पहले भागवत गीता का ये बहुत ही पावरफुल थॉट याद रखना जरूरी है। बस अपना कर्मा करते रहिए और रिजल्ट की चिंता मत कीजिए। अपनी सारी एग्जाम एंग्जाइटी को एक तरफ रख दीजिए और अपना पूरा फोकस सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पर लगाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस एनालिसिस में हम इन 6 मेन टॉपिक्स को कवर करेंगे। द अनप्रेसिडेंटेड 1857 रिवोल्ट, फ्यूलिंग द फायर, ग्रीवेंसेस, रूमर्स एंड रिलीजियस फियर्स, द मीरठ म्यूटिनी स्पार्क, स्प्रेडिंग अक्रॉस नॉर्थ इंडिया और आखिर में लीडर्स ऑफ द रिवेलियन। ये क्लियर सीक्वेंस हमें बताएगा कि कैसे एक छोटी सी चिंगारी ने पूरे नॉर्थ इंडिया में आग लगा दी। तो सीधे आते हैं अपने पहले सेक्शन पर, द अनप्रेसिडेंटेड 1857 रिवोल्ट, अ यूनिफाइड स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश। देखते हैं इस मैसिव इवेंट में ऐसी क्या खास बात थी जिसने ब्रिटिश राज की नींव हिलाकर रख दी। अब देखिए, 1857 से पहले भी अंग्रेजों के खिलाफ प्रोटेस्ट्स होते थे, जैसे फॉरेस्ट ड्वेलर्स का सांथाल रिबेलियन। लेकिन वो प्रोटेस्ट ना प्योरली लोकलाइज्ड थे, एक छोटे एरिया तक ही सीमित रहते थे। पर 1857 का रिवोल्ट एकदम अलग था। इसने लिटरली पूरे नॉर्थ इंडिया को एक साथ जोड़ दिया। एक ऐसी यूनिफाइड स्ट्रगल देखने को मिली जो पहले कभी किसी ने एक्सपीरियंस ही नहीं की थी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। पहला है म्यूटिनी यानी सैन्य विद्रोह। ये तब होता है जब सोल्जर्स या सेपॉयज अपने ऑफिसर्स के खिलाफ बगावत करते हैं। दूसरा टर्म है रिबेलियन, जो तब होता है जब आम जनता अथॉरिटी के खिलाफ उठ खड़ी होती है। अब ध्यान दीजिए, 1857 शुरू तो एक म्यूटिनी की तरह हुआ था, लेकिन जैसे ही आम लोग इसमें जुड़े, ये एक मैसिव रिबेलियन बन गया। अब बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन पर, फ्यूलिंग द फायर, ग्रीवेंसेस। आखिर सब इतने गुस्से में क्यों थे? ऐसा क्या हो रहा था जिसने इस आग में घी का काम किया? असल में ना, सोसाइटी का ऑलमोस्ट हर वर्ग परेशान था। आर्टिसंस और वीवर्स को देखिए, वो अपनी रोजी रोटी खो बैठे थे क्योंकि ब्रिटिश इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल्स ने मार्केट कैप्चर कर लिया था। पिजेंट्स यानी किसानों की हालत खराब थी, वो भारी टैक्स के बोझ तले दबे थे। अवध में तो टैक्स 30 से 70% तक बढ़ा दिया गया था। फिर आते हैं किंग्स और जमींदार्स, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से अपनी जमीनें खो रहे थे। और हमारे सिपॉयज, उन्हें आर्मी में टेरेबल वर्किंग कंडीशंस और फेस टू फेस रेसिज्म का सामना करना पड़ रहा था। यहां एक बहुत ही शॉकिंग आंकड़ा देखिए, 90%। उस वक्त ब्रिटिश आर्मी में 90% सिपॉयज एक्चुअली इंडियंस ही थे। सोचिए जरा, इन्हीं सिपॉयज की मदद से ब्रिटिशर्स ने दुनिया भर में टेरिटरीज जीती थीं, लेकिन आर्मी के अंदर इन्हीं के साथ सबसे बुरा बर्ताव हो रहा था। और यही एक्सप्लॉयटेशन ब्रिटिश राज की सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी बन गई। चलिए तीसरे सेक्शन पे आते हैं, रूमर्स एंड रिलीजियस फियर्स, द स्पार्क ऑफ फेथ। हर तरफ गुस्सा तो था, लेकिन इस बारूद के ढेर में आग लगाने के लिए एक चिंगारी की जरूरत थी, और वो चिंगारी बनी धार्मिक डर और अफवाहें। उस वक्त कुछ ऐसी रूमर्स फैलीं जिन्होंने पूरे नॉर्थ इंडिया में रियल पैनिक क्रिएट कर दिया। सबसे बड़ी अफवाह थी नई एनफील्ड राइफल के कार्ट्रिजेस के बारे में, जिन्हें लोड करने से पहले दांत से काटना पड़ता था। ये अफवाह फैल गई कि इन पर काव और पिग का फैट लगा है। इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपॉयज को लगा कि उनका धर्म डिलिबरेटली भ्रष्ट किया जा रहा है। फिर एक और अफवाह आई कि मार्केट के आटे में काव और पिग की हड्डियों का चूरा मिलाया जा रहा है। और ऊपर से क्रिश्चियन मिशनरीज को जो सोसाइटी में खुली छूट मिली हुई थी, उसने इस डर को और भी पक्का कर दिया। इन डरावनी अफवाहों के बीच ही एक नई उम्मीद जगाने वाली भविष्यवाणी स्प्रेड हुई, द 100-year prophecy। कहा गया कि 23 जून 1857 को बैटल ऑफ प्लेसी के ठीक 100 साल बाद ब्रिटिश रूल अपने आप ऑटोमैटिकली खत्म हो जाएगा। इन डेट्स और अफवाहों ने मिलकर आम लोगों में एक जबरदस्त जोश और हिम्मत भर दी। सेक्शन 4, द मेरठ म्यूटिनी स्पार्क, इग्नाइटिंग द रिबेलियन। चलिए देखते हैं कि आखिर ये एक्सप्लोजन शुरू कहां से हुआ। मीरठ की वो आखिरी चिंगारी क्या थी जिसने हिस्ट्री बदल दी? घटनाओं का क्रम यहां से बहुत तेजी से आगे बढ़ा। मार्च 1857 में बंगाल में मंगल पांडे जी को फांसी दी गई, जो एक बहुत बड़ा ट्रिगरिंग इवेंट था। फिर आते हैं मीरठ पर। मई 9 को 85 सिपॉयज को नई कार्ट्रिजेस यूज ना करने पर जेल में डाल दिया गया। इसके ठीक अगले दिन मई 10 को मीरठ कैंटोनमेंट में ओपन म्यूटिनी शुरू हो गई।
सिपॉइज ने अपने साथियों को जेल से छुड़ाया और उसी रात लगातार ओवरनाइट मार्च करते हुए वो दिल्ली की तरफ निकल पड़े। मई 11 की सुबह वो फाइनली दिल्ली के रेड फोर्ट पहुंच गए। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये रिवोल्ट कोई रैंडम केओस नहीं था। हर कैंटोनमेंट में एक हाईली कोऑर्डिनेटेड पैटर्न फॉलो होता था। सबसे पहले बुगल बजाकर या गोली चलाकर सिग्नल दिया जाता, फिर सिपॉइज बेल ऑफ आर्म्स यानी शस्त्रागार पर कब्जा करके हथियार लूट लेते। उसके बाद सीधा ट्रेजरी और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक होता और आखिर में ब्रिटिश कम्युनिकेशन सिस्टम को डिसेबल करने के लिए टेलीग्राफ लाइंस काट दी जाती और सारे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जला दिए जाते। सेक्शन 5 स्प्रेडिंग अक्रॉस नॉर्थ इंडिया द वाइल्ड फायर। ऐसे क्लियर और कोऑर्डिनेटेड स्टेप्स के साथ ये तय था कि ये रिवोल्ट सिर्फ फौज तक सीमित नहीं रहने वाला था। देखते हैं कि ये आग पूरे नॉर्थ इंडिया में कैसे फैली। इस आग के फैलने के दौरान एक टर्म लगातार सुनाई देता था, फिरंगी। ये एक पर्शियन टर्म था जिसे इंडियन लोग अंग्रेजों को बुलाने के लिए यूज करते थे। इसका मतलब था एक ऐसी रूटलेस फॉरेन पावर जो यहां आकर सिर्फ उनका शोषण कर रही है। ये शब्द पैम्पलेट्स और घोषणाओं में लोगों को एकजुट करने के लिए बहुत ही पावरफुली यूज किया जाता था। इस एक्सपेंशन के दौरान हुआ ये कि ऑर्डिनरी सिटीजन्स भी शहरों में सिपॉइज के साथ जुड़ने लगे। किसानों ने उन मनी लेंडर्स और साहूकारों को टारगेट किया जो ब्रिटिशर्स की मदद कर रहे थे और आम लोगों की जमीनें हड़प रहे थे। लोगों को एक साथ लाने के लिए हिंदी, उर्दू और पर्शियन में लगातार प्रोक्लेमेशंस जारी किए गए। और सबसे यूनिक बात पता है क्या थी? रात को सीक्रेट मीटिंग्स होती थी और गांव-गांव चपातीज यानी रोटियां बांटकर इस रिबेलियन के मैसेजेस पास किए जाते थे। ये एक बहुत ही क्लेवर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन नेटवर्क था। अब हम आते हैं अपने आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, लीडर्स ऑफ द रिबेलियन गाइडिंग द स्टॉर्म। जब ये मैसिव रिवोल्ट फैल गया तो इस पूरे स्टॉर्म को डायरेक्ट करने के लिए आगे कौन आया? अलग अलग रीजन्स में स्पेसिफिक लीडर्स ने कमान संभाली और ये टेबल आपके एग्जाम्स के लिए एकदम फाउंडेशनल है, इसे अच्छे से याद कर लीजिए। दिल्ली में लीड किया बहादुर शाह जफर ने, कानपुर में नाना साहब ने जिनकी पेंशन अंग्रेजों ने रोक दी थी, झांसी में हमारी अपनी रानी लक्ष्मीबाई, अवध में बेगम हजरत महल, बिहार में कुंवर सिंह और बरोट में शाम माल। ये सारे सेंटर्स और उनके लीडर्स के नाम आपके टिप्स पर होने चाहिए। इनमें से सबसे ड्रामाटिक कहानी थी द रिलक्टेंट एम्परर की। जब मीरठ से सिपॉइज दिल्ली के रेड फोर्ट पहुंचे तो उन्होंने आखिरी मुगल बादशाह एल्डरली बहादुर शाह जफर को अपना लीडर बनने के लिए प्रैक्टिकली फोर्स कर दिया। शुरू में वो इस बगावत को लीड करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, लेकिन सिपॉइज के इमेंस प्रेशर को देखकर उन्होंने इसे अपना ऑफिशियल आशीर्वाद दे ही दिया। और उनके इस एक डिसीजन ने इस रिबेलियन को पूरे इंडिया की नज़रों में एक लेजिटिमेटली बड़ा और पावरफुल सिंबॉलिक फेस दे दिया हो। रॉयल लीडर्स के अलावा एक और बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है मौलवी अहमदुल्ला शाह की, जिन्हें आम बोलचाल में दंका शाह भी कहा जाता था। वो एक पालकी में घूमते थे और उनके आगे लाउड ढोल बजाया जाता था। उन्होंने इस ड्रम का इस्तेमाल आम जनता का ध्यान खींचने और उन्हें मोबिलाइज करने के लिए किया और बैटल ऑफ चिन्हात में ब्रिटिश फोर्सेस को बुरी तरह हराया। ये कहानी ब्यूटीफुली दिखाती है कि कैसे रिलीजियस लीडर्स ने भी कॉमनर्स को डायरेक्टली लीड किया और उन्हें आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर किया। तो इस सेशन को एंड करने से पहले एक आखिरी सवाल पर गौर करते हैं। सिपॉइज, किंग्स, पेजेंट्स और कॉमनर्स सब इसमें एक साथ आए थे। हालांकि एंड में ब्रिटिशर्स ने इस मैसिव 1857 रिवोल्ट को बहुत ब्रूटली दबा दिया, पर क्या इस एक इवेंट ने ब्रिटिश राज के इंडिया पर रूल करने के तरीके को परमानेंटली बदल कर रख दिया? हिस्ट्री सिर्फ डेट्स और फैक्ट्स रटना नहीं है स्टूडेंट्स, बल्कि ऐसी ही इवेंट्स के डीप इम्पैक्ट को समझना है। इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखिए, एग्जाम की तैयारी हमेशा सॉलिड रहेगी। कीप स्टडीइंग एंड कीप डूइंग योर बेस्ट।